जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पर्वत निर्माण माउंटेन फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि माउंटेन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहा है, पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पर्वत है क्या होता है कि ऐसी उच्चावच स्थलाकृति जो पृथ्वी की सतह पर 1000 मीटर से ऊंची हो, उसको हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वत क्या है कि द्वितीय क्रम की स्थलाकृति है। जो द्वितीय क्रम है, सेकेंडरी ऑर्डर की उच्चावच है, और इनमें तीव्र ढाल होता है और संकुचित शिखर होता है, जो अपने निकटवर्ती क्षेत्र की तुलना में इनकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है, तो जो 1000 मीटर से ऊपर होगा वो क्या होगा? पर्वत होगा। और 1000 मीटर से कम होगा उसको हम बोलेंगे पहाड़ या पहाड़ी। 1000 मीटर से कम ऊंचाई को हम बोलेंगे पहाड़ी। अब बात करते हैं कि जो इसका शिखर होता है, यानी कि इसको ये तो पीक बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ठीक है, या तो इसको बोलेंगे पीक, इंग्लिश में पीक बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं शिखर। पीक या हिंदी में शिखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूपृष्ठ पर दृश्यमान भू आकृतियां पर्वत, पठार, झीलें, गर्त, घाटियां आदि अंतर्जात व बहिर्जात बलों का परिणाम है। यानी कि पृथ्वी पर जो भी हमें दिखाई देने वाली स्थलाकृति हैं वो किसका परिणाम होंगी? अंतर्जात बल या अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल। एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्स ये जो लगते हैं, इन दोनों के कारण एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। और वो निर्माण क्या होगा? पर्वत का होगा, पठार, ये झीलें, गर्त, घाटे, ये इस तरह की आकृतियां बनेंगी। ठीक है, अब पर्वत क्या है कि हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन अब दोबारा बढ़ते हैं कि सामान्य धरातल से उच्च रूप में स्थित है। इनका ढाल तीव्र व इनका शिखर संकुचित होता है, और इनकी ऊंचाई कितनी होगी? 1000 मीटर से अधिक। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। अब आता है पहाड़ी। कि पहाड़ी क्या होगी कि पर्वतों का लघु रूप है, छोटा रूप होता है, पर्वत से छोटे होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है 1000 मीटर से जो है कम होती है। इनको पहाड़ियों की जो है ऊंचाई एक आसपास का जो क्षेत्र होगा उसके क्षेत्र से 1000 मीटर से कम इनकी हाइट होगी, उनको क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। पर्वत शिखर क्या है कि पहाड़ी की चोटी का सर्वोच्च भाग। अब ये जो पहाड़ी है, इसका ये जो भाग आ रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं चोटी या सर्वोच्च भाग। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आते हैं पर्वत श्रेणी। कि पर्वत श्रेणी क्या है कि एक ही काल में निर्मित पर्वतों की श्रृंखला को पर्वत श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है। या भी एक ही काल में, वैसे तो काल में अलग अलग में बनी है पहाड़ियाँ, अलग अलग काल से, लेकिन जब कहते हैं कि एक ही काल में निर्मित तथा संकरी पेटी का जो विशाल रूप होता है, यानी कि विशाल पर्वत होंगे, वहाँ पहाड़ियों के क्रम को क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होंगे? पहाड़ियाँ भी होंगी और फैले हुए पर्वत भी होंगे। इनको जो इनके क्रम होगा उसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज कहते हैं। और इसमें क्या है? बहुत अनेक प्रकार की क्या है? पर्वत शिखर व घाटें मिलती हैं, अलग अलग कालों में बनी हुई होती हैं, और समांतर श्रेणी व एकांकी पर्वत मिलकर क्या करते हैं? एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं। ठीक है, इस जो चैन बनाते हैं, अब एक समूह बनेगा। जब चैन बनेगी तो एक समूह बन जाएगा, तो एक पर्वत समूह को, इसको पर्वत तंत्र का समूह होता है, जिसमें क्या बोलते हैं? कई युग के पर्वत निर्माण, कई युग, जो कई तरह के युग, जो युग बदले होंगे, तो उसका निर्माण में पहाड़ियाँ बन जाते हैं घिस के। फिर अब देखो उसमें पहाड़ी बनेगी, जैसे ये पहाड़ी बन गई, ये पर्वत बन गए, तो इसमें क्या होगा? फोर्स लगेंगे किसके? एक फोर्स लगेगा, तो अपर्दन के दूध काम करेंगे, अपर्दन के दूध के इसकी हाइट को घटा देंगे, तो पहाड़ भी बन जाएगा, पहाड़ी पठार बन जाएगा। ठीक है, तो कई रेंज बन जाती है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं कि पर्वतों का वर्गीकरण कैसे हुआ। अगर हम बात करें पर्वतों का वर्गीकरण, संरचना या बनावट के आधार पर
पर्वतों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की बात करें तो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत आता है पहला, फिर ब्लॉक पर्वत या इसे बोलते हैं अवरोधी पर्वत, अवरोधी पर्वत या तो होगा ब्लॉक पर्वत या दूसरा नाम इसका अवरोधी पर्वत से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत और मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। जटिल पर्वत, देखिए इसमें एक पर्वत और होता है जिसमें बोलते हैं इसे हम गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत, ठीक है। अब ये गुंबदार पर्वत होता क्या है इसे हम बता देते हैं, यहीं पर डिफाइन कर देते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी फटता है तो स्थल में उभार उत्पन्न होने के कारण, जब ज्वालामुखी फटेगा तो नीचे की जो तापमान है, लावा है, मैग्मा है, प्लेटों पर फोर्स लगाएगा नीचे से। नीचे मान लीजिए यहाँ पे मैग्मा है और नीचे से इस मैग्मा जो प्लेटें हैं, प्लेट में जो नीचे मैग्मा है उपस्थित, ये ऊपर प्लेटों को फोर्स लगाएगा और फोर्स लगेगा तो इसमें क्या है कि यहाँ पे प्लेटों में उभार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण जो स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, गुंबदाकार पर्वत बोलते हैं। इसका एक उदाहरण है यूएसए का सिंसिनाटी उभार पर्वत, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, इसके उदाहरण है ये। ठीक है, यूएसए का एक सिंसिनाटी उभार और ब्लैक हिल्स और ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, ये क्या है, एग्जाम्पल है गुंबदाकार पर्वत के। ठीक है, चलिए पहले लेते हैं हम वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अब क्या है कि ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचे पर्वत की श्रेणी में आते हैं। सबसे ऊंचे पर्वत इनको ही माना जाता है, वलित पर्वतों को या मोड़दार पर्वतों को। अब लेकिन ये वलित पर्वत बने कैसे होंगे, तो ये चट्टानों में संपीड़न बल के लगने से चट्टानों में वलन या मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब ये देखिए एग्जाम्पल में, देखिए इसमें पिक्चर में, देखिए फोटो में, तो जो हमने देखा कि इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है। जब दो फोर्स लगेंगे एक दूसरे के विपरीत तो इसमें क्या होगा, उभार उत्पन्न होगा। मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट में इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो इस तरह में इसमें वलन पड़ जाएंगे। और जब वलन पड़ेंगे तो इस वलन के कारण क्या है, इसमें उभार उत्पन्न होगा और उभार उत्पन्न होगा तो किसका निर्माण होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये बनते गए, ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि संपीड़न की शक्तियों के द्वारा निर्मित बनेंगे ये। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ पड़े या वलन पड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, और मोड़दार जो पर्वत है विश्व के सबसे ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत क्या होते हैं, लहरदार होते हैं तथा इनमें अनेक अभिनति या अपनतियां पाई जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, हिमालय, रॉकी, इंडीज, एटलस, आल्पस, यूराल। ठीक है, ये क्या है, सारे मोड़दार पर्वत हैं। ठीक है, अगला आता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। तो ये बनेगा कैसा भैया, देखिए तनाव या खिंचाव इनके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी कि इनका निर्माण कैसे हो, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा। कहीं भी तनाव लगेगा या खिंचाव हो रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये खिंचाव हो रहा है, ये प्लेटें थी, इस प्लेट में इधर से और इधर से फोर्स लग रहा है तो क्या इसमें भ्रंशन पड़ेंगे, दरारें पड़ेंगी और दरारें या भ्रंशन पड़ेगा तो क्या होगा, जो यहाँ के जब भ्रंशन पड़ेगा तो यहाँ पे दरारें पड़ गई तो यहाँ की जो मिट्टी होगी ये नीचे कोलैप्स कर जाएगी, नीचे दब जाएगी। तो जब ये जब दबेगी तो क्या बनेगा, रिफ्ट वैली बन जाएगा। जो उठे हुए भाग रह जाएंगे उसमें क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। यानी ठीक है, उठे हुए भाग जो है ब्लॉक माउंटेन बनेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यूएसए का ऊटा प्रांत का क्या है, वासाच रेंज, इसका एक उदाहरण है।
और यूरोप में वासजेस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत के ये भी उसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका संघरित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत राख पत्थर के टुकड़े लावा जब आकृति ग्रहण करते जाते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। यानी कि ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ, ज्वालामुखी जब फटेगा तो उसमें से क्या बनेगा, लावा निकलेगा। जो मैग्मा अंदर है वो लावा, उसे बाहर निकले उसको लावा बोलेंगे, तो लावा निकलेगा और उसमें कुछ पदार्थ निकलेंगे, राख निकलेगी, और उसका जो क्रमबद्ध अथवा जो क्या होगा असंबद्ध एकत्रित कर जब इकट्ठे होंगे वे उनके जो एक पर्वत, उसके बाद जो आकृति बनेगी तो उसका उसे कहेंगे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस निर्माण में आकृति में क्या होगा, एक जब होगा तो एक फॉर्मेशन बनेगा तो उसमें उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि ये देखा गया है, नीचे से ज्वालामुखी निकल रहा है और जब ज्वालामुखी लावा निकला ये तो लावा ज्वालामुखी फटा सॉरी, और नीचे मैग्मा था, मैग्मा चैम्बर से क्या मैग्मा बाहर निकला किस रूप में, लावा के रूप में। तो इसमें देखिए धूल कण, राख, चूर्ण, तो धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया होगा और इकट्ठे में एक आकृति का रूप ले ले जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माउंट फुजियामा और कोटोपेक्सी। ठीक है, यानी कि जापान का फ्यूजियामा और इक्वेडोर का कोटोपेक्सी इसके उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है आपका मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। तो इस प्रकार के पर्वतों के निर्माण में अलग अलग चट्टानें अवसावों का मिश्रित सम्मिलित रहता है। उदाहरण के लिए सियरा या नावेदा। यानी कि हम कह सकते हैं मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं, जब उसकी बनावट होती है उसमें बहुत सारी जटिलताएं पाई जाएंगी और सामान्य चट्टानों में मिश्रित रूप पाए जाएंगे, सामान्य चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो पर्वतों का निर्माण होता है उसे कहते हैं मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। इसका एग्जाम्पल है कि यूएसए का सियरा नेवेदा व एनाकोंडा श्रेणी, एनाकोंडा श्रेणी या सियरा नेवेदा यूएसए का सियरा नेवेदा या फिर बोलते हैं इसका एनाकोंडा श्रेणी, एनाकोंडा श्रेणी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका अवशिष्ट पर्वत कि पूर्व में बने पर्वतों का अपरदन अपक्षय जैसे कारकों से क्षय होता रहता है, शेष बचे भागों से बने पर्वत अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि देखो पहले बात समझिए कि जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं ये मौलिक पर्वत नहीं होते। जैसे कि नॉर्मल पर्वत पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब फोर्स लगता है उसमें जो स्थलाकृति का निर्माण होता है तो ऐसे बने पर्वत मौलिक पर्वत होते हैं। तो ये मौलिक पर्वत नहीं है। क्या है फिर ये कि अपरदन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आता है कि भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ, ये क्या है सभी अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें कि पर्वतों का निर्माण, किसके निर्माण काल के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, निर्माण काल यानी कि पर्वत निर्माण की घटना हो यानी आयु के आधार पर अगर हम बात करें कि पर्वतों का वर्गीकरण कैसे हुआ तो पहला आता है प्री कैब्रियन या कैब्रियन पर्वत, प्री कैब्रियन या कैब्रियन पर्वत। तो देखिए प्री कैब्रियन या कैब्रियन पर्वत वे पर्वत हैं, कैब्रियन के पूर्व के पर्वत हैं कि ये प्राचीनतम, सबसे पहली बात है कि ये सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, सबसे पुराने यही हैं, लेकिन अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये आंशिक रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनाच्छादन हुआ तो फिर बहुत आंशिक कमी मिलेंगे। तो इस कारण क्या है कि उत्तरी अमेरिका के लोरेशियन पर्वत, इस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका में लोरेशियन पर्वत, एल्गोमन पर्वत, क्लानियन पर्वत, इन सब का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब कम भाग में मिलते हैं जिसका मुख्य कारण है अपरदन अपक्षय, अपरदन हुआ और अपक्षय हुआ जिसके कारण से इनकी संख्या कम हो गई। उदाहरण के लिए अरावली, लोरेशियन। ठीक है, लेकिन इसके दौरान में क्या है अमेरिका का लोरेशियन पर्वत और एल्गोमन पर्वत, क्लानियन पर्वत, इसके इनका सबका निर्माण होता है। तो यूरोपीय महाद्वीप में क्या है फिनोस्कोनेडिया और स्कॉटलैंड में प्री कैब्रियन,
इस जो है सब क्या मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल मिले। तो कार्बोनिफेरस युग के पर्वत कौन कौन से आते हैं? अब तो ये तो प्री कैम्ब्रियन का था, अब है कार्बोनिफेरस युग के उदाहरण के लिए अल्पेशियन गोबी के पर्वत, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट, अमूर पर्वत, ये सब क्या है, प्री कैम्ब्रियन का कार्बोनिफेरस युग के पर्वत हैं ये, ठीक है। अल्पाइन या टर्शियरी पर्वत श्रृंखला क्या है? उदाहरण पे रॉकी पर्वत, एंडीज, एटलस, हिमालय के है अल्पाइन पर्वत या टर्शियरी पर्वत श्रृंखला है कि जो टर्शियरी काल में इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में, यूराल रूस में है, अल्पस यूरोप में है, एल्ब्रुज ईरान में है, हिमालय एशिया भारत में है, ठीक है। हालांकि और भी हैं इसमें कि हर्सिनियन पर्वत होता है, कार्डियन पर्वत भी होता है जो, ठीक है। इस तरह के कई पर्वत और भी हैं, इन पर आगे अगर हम कहोगे तो आप मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के बाह्यजात बल कार्य करते हैं, इसका प्रमुख कार्य अनाच्छादन होता है। चट्टानें जब दबाव, घर्षण, ताप, मानवीय प्रक्रियाओं से अपने ही स्थान पर विकृत होकर टूटने लग जाती है तो इस क्रिया को अपक्षयन कहते हैं। इनका अपक्षयन क्या है? जब चट्टानें जब दबाव, घर्षण, ताप, मानवीय प्रक्रियाओं से अपने ही स्थान पर विकृत होकर टूटने लगते हैं तो इस क्रिया को अपक्षयन कहा जाता है। अपक्षयन के प्रकार क्या है कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षयन, इसमें ताप और घर्षण के कारण होगा, ताप के कारण, दाब के कारण और घर्षण के कारण। और घर्षण में क्या है? अपर्दन के दूध का अपक्षयन करेंगे। और रासायनिक अपक्षयन क्या होगा? ऑक्सीकरण, जलयोजन, कार्बनीकरण होगा। जैविक अपक्षयन में मानवीय, वनस्पति, जीव जंतु। तो ये क्या है? अपक्षयन के प्रकार हैं, ठीक है। इन कारणों से अपक्षयन होता है, ठीक है। दूसरा है अपर्दन। अपर्दन क्या होगा? अपक्षय प्लस परिवहन। अपक्षय होगा और परिवहन, यानी कि कोई चीज़ अगर यहाँ से टूट के कहीं दूसरी जगह गिर रही है, जैसे कि हम कह सकते हैं चूहा क्या होगा? अपर्दन करेगा, उसको मिट्टी को बाहर निकालता है, तो क्या होगा? वो अपर्दन कर रहे हैं। तो अपर्दन संबंधित क्रिया कितनी होती है? पहला होता है अपघर्षण, अपर्दित कणों का सतह पर घर्षण। सन्निघर्षण क्या होता है? पदार्थों के आपस में टकराने से पदार्थों के छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सन्निघर्षण। जलगतिक क्रिया, जल की गतिज ऊर्जा से चट्टानों का अपर्दन। गुहिकायन क्रिया, भंवर धारा द्वारा अपर्दन। और उत्पाटन, हिमानियों द्वारा अपर्दन। ये क्या है? अपर्दन से संबंधित क्रियाएं हैं। अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलगतिक क्रिया, गुहिकायन क्रिया, उत्पाटन, ये क्या है? अपर्दन की संबंधित सब क्रियाएं हैं। तो ठीक है। नेक्स्ट है कि नदी या बहते जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो जब नदी क्या करती है? अपने साथ बहती है तो मलबे को लेकर जाती है, ठीक है। कोई बहरा पानी बहता है तो उसमें कोई भी कूड़ा करकट आता है तो उसके साथ अपर्दन होता है। मिट्टी को भी भाग ले जाते, तो उससे जो भी स्थलाकृति बनती है वो कैसे बनती है, ठीक है। एक है अपरदनात्मक स्थलारूप, तो इसमें वी आकार की घाटी बनेगी। एक नदी विसर्प या मियांडर, नदी वेदिका, इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होगा। निक्षेपातन स्थल रूप से बने क्या? जलोढ़ बनेंगे, जलोढ़ शंकु बनेगा या डेल्टा का निर्माण होगा। हिमानियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसी हैं? अपरदनात्मक स्थल रूप, इसमें यू आकार की घाटी, हिमसोपान, फियोर्ड, लटकती घाटी, इस तरह का निर्माण होगा। और निक्षेपातन स्थल रूप से में क्या होगा? ड्रमलिन, केम, वेदिका, ये स्थलाकृतियाँ बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वत निर्मित स्थलाकृति, पवन निर्मित स्थलाकृति। पवन यानी कि हवा के द्वारा, जब हवा चलती है तो अपने साथ कुछ धूल कणों को लेकर जाती है, कुछ और चीज वस्तुओं को भी लेकर जाती है, ठीक है। तो उससे जब हवा रुक जाती है तो वे कहीं डम करती है, कहीं गिरती हैं वे चीज़ें। तो उस तरह की स्थलाकृति कैसे बनेंगी, यानी कि हवा से बन के जो स्थलाकृति बनेंगी वो किन प्रकार की होंगी? उन्हें बोलेंगे अपरदनात्मक स्थल रूप है। इसमें छत्रक शिला बनेगी, यारडांग बनेगा, डाइकाटर बनेगा। निक्षेपात्मक स्थल रूप में जो स्थलाकृति बनेगी, बालुका स्तूप, बरखान, तारा स्तूप। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसे कैसे बनेगी? अपरदनात्मक स्थल रूप, इसमें क्या होगा? डोलाइन होगा, पोलजे, युवाला, अंधी घाटी, लैपिज। निक्षेपात्मक स्थल रूप, जब निक्षेपित करेगा जल अपने साथ, जो मिट्टी बहा के लेकर आया, कोई कूड़ा करकट लेकर बाहर है तो उसको कहीं निक्षेप करेगा, तो उस निक्षेप में कौन से स्थलाकृति हुए? स्टेलेक्टाइट, कंदराए, स्तंभ,
स्टेलेगमाइट ये स्थलाकृति बनेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस पर फुल डिटेल में और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं पूरी फुल डिटेल से आपको इस चैप्टर की वीडियो बनाकर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।